कि लास्ट टाइम हमने किया था लर्निंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, और उसमें भी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, फैक्टर्स बिलोंगिंग टू द लर्नर। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करेंगे फैक्टर्स बिलोंगिंग टू द टीचर। फैक्टर्स बिलोंगिंग टू द टीचर ये आज हम करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। टीचर्स नॉलेज रिलेटेड विद हिज सब्जेक्ट, his experience and ability have a direct bearing on the learning of the students। मतलब कि टीचर की जो नॉलेज है, ठीक है, टीचर उसकी नॉलेज अपने सब्जेक्ट के बारे में, टीचर के जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं अपने सब्जेक्ट के, एंड एबिलिटी, और टीचर की जो समर्थाएं हैं, एबिलिटीज हैं, उनका डायरेक्ट बियरिंग या असर होता है बच्चे की लर्निंग पे। If a teacher does not possess deep knowledge of his subject, he cannot give much enough to his students। अगर टीचर को ही अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी या ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। On the contrary, if teacher has full command over the subject and has a mastery over the subject matter, अगर उसकी पूरी कमांड है, मास्टरी है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, he will be capable in giving new knowledge। तब वो टीचर जो है वो नई नॉलेज अपने बच्चों को देगा, जो भी अपडेटेड नॉलेज उसके सब्जेक्ट में है, टू स्टूडेंट्स विद फुल कॉन्फिडेंस। और अगर टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज पूरी है, अच्छी है, कमांड है, तो टीचर का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। एंड हिज टीचिंग विल बी इफेक्टिव अनडाउटेडली, और उसकी जो टीचिंग है वो अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। Generally, students like those teachers on other hand face very few disciplinary problems। और जिस टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है क्योंकि उसकी मास्टरी है अपने सब्जेक्ट में, उस टीचर का डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स उसको बहुत कम आएंगी। क्यों? क्योंकि वो टीचर जो है वो कॉन्फिडेंट है, अच्छी तरह से पढ़ाएगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, और बच्चे फिर जो है वो इनडिसिप्लिन क्लास में क्रिएट नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड, टीचर्स हु लैक कॉम्पिटेंसी, जिसकी सब्जेक्ट मास्टरी नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, देयर पार्ट्स डील स्टूडेंट्स इन ए नेगेटिव मैनर and indulge themselves in non-academic activities or cheap politics in the college campus या और school campus। और जो टीचर अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं है तो वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा, उतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरेटिवली, तो बच्चे क्या करेंगे, उसको पसंद भी नहीं करेंगे, और वो जो टीचर है उसका सर्वाइवर के लिए वो क्या करेगा, इंडल्ज देमसेल्व्स इन नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। ठीक है, और चीप पॉलिटिक्स, वो एक दूसरे की बुराई ही करता रहेगा। ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय वो दूसरों की बुराई करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, गुड टीचर्स आर प्रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स लाइक एनीथिंग, और जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी प्रेज हमेशा ही बच्चे करते हैं। बच्चे यहां तक आवाज आ रही है मेरी ना, क्लियर? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट है टीचर्स बिहेवियर, कि टीचर का बिहेवियर अपने बच्चों के साथ कैसा है। टीचर्स बिहेवियर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स डायरेक्टली। टीचर का जो बिहेवियर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बच्चों की लर्निंग को। अ टीचर शुड इनहेरिट ऑल एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। क्वालिटी जितनी भी अच्छी एक टीचर की होती है वो टीचर के पास सारी होनी चाहिए। sympathy, cooperation, objectivity, sweet-tempered, polite, etc. are all such traits that should reflect in teachers' behavior always। ये कुछ traits या qualities बताई गई हैं यहाँ पे जो कि टीचर में हमेशा ये होनी चाहिए। These traits will help in making the environment of the school congenial and praiseworthy। इन qualities से होगा क्या? इन qualities से जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई का या पढ़ने का वो स्कूल में बनेगा। जैसा टीचर का अच्छा बिहेवियर होगा तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। स्टूडेंट्स विल फील रिलैक्स्ड। अगर अच्छा बिहेवियर है टीचर का, फ्रेंडली बिहेवियर है टीचर का, तो बच्चे भी रिलैक्स फील करेंगे इन द कंपनी ऑफ सच टीचर एंड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन डिस्कसिंग देयर पर्सनल
प्रॉब्लम्स। और जो बच्चे हैं कई बार अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और भी कई तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ अ टीचर इज रफ एंड टफ इन हिज बिहेवियर, लेकिन अगर टीचर पोलाइट नहीं है, हार्श बोलता है, द स्टूडेंट्स विल नॉट लाइक हिज सब्जेक्ट। तो जो टीचर प्यार से नहीं बोलता तो जो बच्चे हैं वो उसके सब्जेक्ट को पसंद नहीं करेंगे। पहले तो वो टीचर को पसंद नहीं करेंगे और फिर ऐसा ऐसा उसके सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करेंगे। हिज कंपनी एंड विल बी कंपेल्ड टू लीव द क्लास एंड मोर ओवर दे मे टर्न टू बी ट्रूएंट्स। तो बच्चे जो हैं उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते, उस टीचर की कंपनी को पसंद नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे हैं वो क्लास में ही आना बंद कर देते हैं, क्लास छोड़ देते हैं और ऐसा ऐसा वो ट्रूएंट बन जाते हैं। क्लास से भागना वो फिर बचना शुरू कर देते हैं। हाँ बच्चे, ये वाला पॉइंट क्लियर है टीचर्स बिहेवियर वाला? यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। No, sir. The teacher should be objective in his dealing with his students. ऑब्जेक्टिव टीचर जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव या पार्शियल नहीं होगा, ठीक है? जैसा जो है उसमें वैसे ही रिपोर्ट करना है। He must be impartial, ये बात हमने करी। No subjective attitude, because if it all happens the students will start hating their teaching and may develop a hated attitude for him permanently in the near future। अगर कोई टीचर पार्शियलिटी करता है, ठीक है, तो फिर बच्चे जो हैं वो उसकी टीचिंग को पसंद नहीं करते और ऐसा ऐसा जो है परमानेंटली वो उस सब्जेक्ट से भी नफरत करते हैं, टीचर से भी करने शुरू कर देते हैं। द टीचर शुड नॉट बी बायस्ड while dealing so many activities related with school and classroom teaching। स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, और क्लासरूम में भी जब टीचर पढ़ा रहा है तो किसी तरह का कोई बायसनेस उसके मन में नहीं होना चाहिए। अगर टीचर बायस रहेगा बच्चों के प्रति, पार्शियल बिहेवियर होगा टीचर का, किसी बच्चों को ज्यादा पसंद करेगा, किसी को नहीं करेगा, किसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, किसी को कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा टीचर, तो उससे फिर बच्चे पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आएगा कि एवरी टीचर मस्ट हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। पहले जो हमने पॉइंट किया था वो किया था नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, अब ये है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। चाहे वो कॉमर्स का टीचर है उसको भी साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का टीचर है उसको भी थोड़ी सी साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि विदाउट विच ही कैन नीदर नो द स्टूडेंट्स नॉर सेट द स्टेज फॉर लर्निंग। क्योंकि इसके बिना टीचर जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा और जो लर्निंग है वो अच्छी तरह से बच्चों की नहीं करवा पाएगा। The elementary and secondary school teachers are most concerned with the psychology of childhood, psychology of adolescents and educational psychology, जो आप लोग भी एक सब्जेक्ट इसमें पढ़ते हो। The later deals with the application of psychological facts in such a way that the educational growth of the individual is efficiently directed and controlled। ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं या एजुकेशन साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? ताकि बच्चे की जो एजुकेशनल ग्रोथ है वो सही तरीके से हम इंडिविजुअल की कर सकें। सो इट इज राइटली सेड दैट knowledge of educational psychology is must for a teacher. In this context, it is quite apparent that until a teacher does not acquire proper understanding of the principles of psychology, जब तक टीचर को साइकोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होगी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजी के उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तब तक वो टीचर जो है वो उन प्रिंसिपल्स का यूज साइकोलॉजी का यूज एजुकेशन फील्ड में नहीं कर पाएगा। और जब तक टीचर इन प्रिंसिपल्स को या साइकोलॉजी को यूज एजुकेशन में नहीं करेगा तब तक उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी के साथ ही हम बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट करवा पाएंगे अगर टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज है। और सिर्फ नॉलेज होने से बात नहीं बनेगी, उस नॉलेज को टीचर ने क्लासरूम में अप्लाई भी करना है। Hence it is quite justified that he should have a deep knowledge of most common concepts of psychology। जितने भी कॉमन कंसेप्ट हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है,
हेरिडिटी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, मोटिवेशन क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या है, ये हम करेंगे हमारे सिलेबस में, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मेकिंग यूज ऑफ ऑल दीज अ टीचर कैन मेक हिज टीचिंग इफेक्टिव। अगर टीचर इन सब चीजों का जो बेसिक कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, अगर टीचर उनका यूज करता है तब उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होगा। फर्दर इन द क्लासरूम सिचुएशन ही हैज टू डील अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। क्लास में एक ही तरह के बच्चे नहीं बैठे होते, अलग अलग तरह के बच्चे बैठे होते हैं, अलग अलग सोशल स्टेटस के बच्चे हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चों का, इकोनॉमिक फैमिलीज का जो स्टेटस है उससे बच्चे आते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग है बच्चों का, है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन लर्नर्स हैं, और कुछ बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा है, कुछ बच्चों का कमजोर है, कुछ बच्चों का एवरेज है, यानी कि कुछ बच्चे गिफ्टेड हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं, और कुछ बच्चे एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो टू गेन मास्टरी ओवर सच situations and to handle problems of individuals, it is unavoidable for a teacher to have a detailed knowledge of the educational psychology। तो ये अलग अलग तरह के जितने भी बच्चे हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, तो उसके लिए टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज विल बी एटमोस्ट फेलियर विद रिगार्ड टू सो मेनी क्लासरूम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। अदरवाइज जो टीचर है वो क्लासरूम सिचुएशंस को समझने में फेल हो जाएगा या अपने बच्चों को समझने में फेल हो जाएगा। इट इज ओनली नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी दैट मेक्स टीचर फुली कॉम्पिटेंट एंड एंथुसियास्टिक इन डीलिंग विद हिज स्टूडेंट्स। अगर टीचर को नॉलेज है साइकोलॉजी की तब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बच्चों को अच्छी तरह से समझ पाएगा और कॉम्पिटेंटली और एंथुसियास्टिकली उनसे डील करेगा। Methods of teaching, the traditional method of teaching were more formalized। जो हमारे पुराने मेथड्स हैं लाइक लेक्चर मेथड है या हम उस है ना, तो उसका क्या है, फॉर्मलाइज्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव है, टीचर डोमिनेटेड है, एज अपोज टू द मॉडर्न। मॉडर्न क्या है, फ्लेक्सिबल है, जो मेथड्स हैं पीपल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें, एक्टिव पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं उस मेथड में, मॉडर्न मेथड्स में। लर्नर सेंटर्स हैं, सारे जो मेथड्स हैं वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन मॉडर्न एरा इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट द सब्जेक्ट शुड बी टॉट थ्रू एक्टिविटीज। आजकल का जो कंसेप्ट क्या है कि बच्चों को पढ़ाना है थ्रू एक्टिविटीज। जितना ज्यादा हम एक्टिविटीज कराएंगे बच्चा उतना ज्यादा उनमें इन्वॉल्व होगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उन एक्टिविटीज में, और उतना ज्यादा बच्चा जो है वो लर्न अच्छा करेगा। दिस एक्टिविटी प्रिंसिपल वाज स्पॉन्सर्ड बाय ड्यूई। टीचिंग मेथड्स हैव अ डायरेक्ट लिंक विद द लर्निंग प्रोसेस। अब देखो जो टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, उनका डायरेक्ट लिंक है लर्निंग प्रोसेस के साथ। जितना ज्यादा अच्छा टीचिंग मेथड होगा उतनी ज्यादा लर्निंग होगी। कॉन्सिक्वेंटली ईच टीचर हैज अ यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग, और हर टीचर का अपना अपना मेथड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो हम चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली ऑल द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी टॉट बाय अ सिंगल मेथड। और ये भी है कि सारे बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं उन सबको एक ही मेथड से समझाना भी मुश्किल है। कुछ बच्चे जो हैं उनको लेक्चर मेथड अच्छा लगेगा, कुछ बच्चों को डिस्कशन मेथड अच्छा लगेगा, कुछ बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मेथड अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड है वो हमने यूज करने हैं क्लासरूम में, ताकि सारे ही बच्चे जो हैं वो समझ पाए प्रॉपरली उस कंसेप्ट को और सब्जेक्ट को। If the method of teaching is scientific in nature, it will help in making the teaching effective. Also, the learning process will be easier and purposeful. और अगर जो हमारा टीचिंग मेथड है अगर वो साइंटिफिक होगा, ठीक है, अपडेटेड मॉडर्न होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव होगी और लर्निंग प्रोसेस भी जो है हमारा इजी होगा। Realizing this very need of the students, educationists have developed modern methods and techniques of teaching। कौन कौन से हैं ये, लाइक प्लेवे मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, बच्चा इसमें अपने आप करके सीखता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है, बच्चा देख के भी कई चीजें सीख जाता है, प्रोजेक्ट मेथड है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, डिस्कवरी मेथड है, बच्चे कुछ ना कुछ इंक्वायरी ट्रेनिंग है या डिस्कवर करते हैं अपने आप। अपार्ट फ्रॉम अबव मेथड्स अ टीचर हैज टू अडॉप्ट हिज यूनिक टीचिंग स्टाइल। ये मेथड्स तो हैं, हर एक मेथड के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने लिमिटेशंस हैं, और हर मेथड अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग क्लास लेवल पे लगाया जा सकता है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा टीचर के ऊपर कि उस टीचर ने किस क्लास में किस सिचुएशन में कौन सा टीचिंग स्टाइल या मेथड जो है वो यूज करना है। और जब टीचर इनको अलग अलग तरह से कंबाइन करता है, मिक्सचर करता है इनका, तब वो टीचर का अपना यूनिक टीचिंग स्टाइल बन जाता है। इट इज कॉमनली सीन दैट अ टीचर इज एकेडमिकली
and professionally sound, but his teaching is not effective in the क्लासरूम। और ये भी नॉर्मली देखा गया है कि जो टीचर है उसका अपना एकेडमिक रिकॉर्ड तो अच्छा होगा, प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी अच्छा होगा, लेकिन वो क्लासरूम में टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एक पहली बात जो हमने लास्ट पॉइंट किया, वो बच्चों को अच्छी तरह से नहीं समझता, यानी कि साइकोलॉजी की नॉलेज उसको कम होती है। और दूसरा, वो जो है वो इन मेथड्स को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता। There may be so many reasons behind the same, but the most sensed factor in teachers' personal problem orientation technique. मतलब बहुत सारे factors हैं, लेकिन main problem क्या है? Teachers' personal problem orientation technique, in the absence of which a student does not keep pace with the teacher and hesitate in sharing his personal problems with the teacher. टीचर कई बार हो सकता है कि ज़्यादा तेज पढ़ाए, टीचर बहुत स्लो पढ़ाए, तो उसकी वजह से जो है जो बच्चा है वो टीचर के साथ पेस या टीचर के साथ नहीं चल पाता, टीचर की स्पीड के साथ मैच अपने आप को नहीं कर पाता। हैंस पर्सनल एफर्ट विच द टीचर इज आल्सो नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ टीचिंग। इसलिए जो है पर्सनल एफर्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्सनल एफर्ट मीन्स बच्चों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, और तभी हो पाएगी जो हमने पहले फैक्टर किया है, अगर टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज है। बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ मेथड्स की बात है इसमें, लाइक अब देखो क्या है, होल एंड पार्ट मेथड है ना, होल वर्सेस पार्ट मेथड। लर्नर में गो ओवर द होल लर्निंग मटेरियल सेवरल टाइम्स और टेक वन पार्ट एट अ टाइम। या तो लर्नर जो है वो पूरा कंप्लीट जो है एक बार देख ले, या फिर उनके पार्ट बाय पार्ट लर्न करे, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको लर्न करने के लिए कुछ देते हैं, अगर मान लो हम उनको 10 क्वेश्चन लर्न करने के लिए देते हैं, तो छोटे बच्चे का नॉर्मली ये आंसर होता है कि मेरे पहले ये 3 क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद मैं ये सारे करा दूंगा, कर लूंगा, है ना। तो यानी कि उसमें क्या होता है कि होल एंड पार्ट, या तो बच्चा कंप्लीट कर लेता है, उस चीज को याद करेगा, सीखेगा, या फिर उसको पार्ट बाय पार्ट करता रहेगा और फिर बाद में कंप्लीट वो हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो पार्ट लर्निंग है उसमें क्या करता है, होल कंटेंट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और फिर बच्चा उसको लर्न करता है। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट द होल method gives better results as it provides a total grasp of the material, show meaningful relationships between the different parts of the material। और ये एक्सपेरिमेंट्स जो हुए हैं, रिसर्च हुई है, उससे ये हुआ है कि जो होल मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है या बेटर है देन पार्ट मेथड, क्योंकि होल में जो है वो बच्चा पूरा जो ओवरव्यू है वो हर एक चीज़ का लेता है। हाँ, होल मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो उसको सारा जो ओवरऑल जो कंसेप्ट है बच्चा उसमें समझता है, और जो रिलेशनशिप है डिफरेंट पार्ट्स में बच्चा वो भी इसमें समझ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल होल एंड पार्ट लर्निंग का, कि जैसे हम पहले बच्चे को पेड़ के बारे में अगर पढ़ाना है, ट्री के बारे में, तो जितने भी पहले हम कंप्लीट उसको हम बता सकते हैं कि ये ट्री है, इसमें अलग अलग पार्ट्स उसके बताए जा सकते हैं, और फिर अलग अलग पार्ट्स पूरी पिक्चर ट्री की दिखाने के बाद फिर हम उसको अलग अलग पार्ट्स उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, होल एंड पार्ट। रेसिटेशन है, इन दिस आफ्टर लर्निंग द कंटेंट लर्नर रिसाइट्स द कंटेंट लाउडली, है ना। बच्चा जो है वो ऊंची ऊंची इसको पढ़ता है। उसका क्या फायदा है, क्यों पढ़ता है? ये एक सुपीरियर मेथड है अदर मेथड से, क्योंकि इसमें बच्चा फिर जब ऊंचा पढ़ता है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट उस चीज में करता है, और इंस्टेंट फीडबैक है। जब वो बच्चा लाउडली पढ़ेगा किसी चीज को, तो फिर अगर वो गलत पढ़ रहा है तो इंस्टेंट फीडबैक हम उसको दे सकते हैं, हमें तो भी पता चल जाएगा कि बच्चे ने गलत बोला है। और एक ये नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स लर्निंग का। परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर गोज ऑन इंक्रीजिंग इफ गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्टनेस ऑफ हिज रिस्पॉन्सेज एंड लर्नर्स प्रोग्रेस एट ईच स्टेज। अगर हम बच्चे को उसकी करेक्टनेस के बारे में या उसकी प्रोग्रेस के बारे में हर स्टेज पे अगर हम उसको इन्फॉर्म करते रहें, तब जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर होती है। यानी कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, उसके जो नंबर आ रहे हैं टेस्टों में, हमने उसको कॉन्टिन्यूसली बताते रहना है, फीडबैक हमने उसको देते रहना है, क्योंकि उससे बच्चे को पता लगता है कि उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। या अगर बच्चा मान लो 90% नंबर लेके आया है, तो अब उसने बच्चे ने उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए उतना काम और पढ़ना है, या उसको इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा काम करना है। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्दर लर्निंग के लिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस एंड अकम्प्लिशमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। जब बच्चे को पता लगता है कि उसने क्या चीज़ अकम्प्लिश की, क्या अचीव किया है, कितनी प्रोग्रेस उसकी हो रही है,
तो उससे बच्चे का जो है वो इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, ये इसकी जानकारी होना टीचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईच स्टूडेंट हैज़ हिज ओन इंटरेस्ट। जैसे हमने पहले बात करी कि हर बच्चा क्लासरूम में जो है वो अलग अलग तरह का है, हर एक का इंटरेस्ट अलग है, एटीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, पोटेंशियलिटीज़ अलग हैं, कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, आईक्यू लेवल अलग है, इनकी इंटेलिजेंस लेवल अलग है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, तो इन सब के बेस पे जो है वो बच्चे क्लास में होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और इन सबको ध्यान में रखते हुए टीचर ने जो नॉलेज है वो बच्चे को देनी है। हाँ, जनरली अ टीचर हैज टू फेस 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो हमने पहले बात करी थी। एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, नॉर्मल या एवरेज बच्चे हैं, और गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी हम बात इसके बारे में कर चुके हैं। गिफ्टेड बच्चे जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं, नॉर्मल जो एवरेज बच्चे, नॉर्मली एवरेज बच्चे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, मतलब इनका आईक्यू लेवल इतना होता है कि ये एवरेज बच्चों की स्पीड से भी स्लो होते हैं। ये उतना काम भी नहीं कर पाते जितना इनकी एज के एवरेज जो बच्चे हैं वो कर लेते हैं, उससे भी स्लो होते हैं। ये जो क्लास की जो स्पीड है उसके हिसाब से ये नहीं चल पाते। टू प्लान टीचिंग अकॉर्डिंगली द नीड्स ऑफ दीज स्टूडेंट्स और टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम इज रियली अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर द टीचर। तो ये इन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, टीचर ने पढ़ाना है, और ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही टीचर ने पढ़ाना है। To keep pace with the problem of the teacher plans his teaching strategies keeping in mind the average children। अब देखो क्या है, टीचर ने किस स्पीड से पढ़ाना है, एवरेज चिल्ड्रन की स्पीड से पढ़ाना है। अब जब टीचर एवरेज की स्पीड से पढ़ाता है तब उसमें प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है, जब टीचर एवरेज स्पीड से पढ़ाएगा तो जो होशियार बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, वो बोर फील करेंगे क्योंकि उनकी स्पीड से स्लो काम चल रहा है क्लास में। अगर टीचर ज्यादा स्पीड से पढ़ाएगा तब जो एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, वो स्पीड से मैच नहीं कर पाएंगे। तो दिस हेल्प्स अ बिट टू बैकवर्ड एज वेल एज टू द गिफ्टेड चिल्ड्रन। अगर एवरेज स्पीड से पढ़ाया जाए तो वो बैकवर्ड के लिए भी ठीक है और गिफ्टेड के लिए भी कुछ हद तक ठीक है। गिफ्टेड बैठ सकता है क्लासरूम में, देख सुन सकता है उसको, लेकिन उसके लिए स्पीड हमें ज्यादा थोड़ी सी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो उसके लिए वो एवरेज और बैकवर्ड जो बच्चे हैं, एजुकेशनल बैकवर्ड बच्चे हैं, उनके लिए वो फिर ठीक नहीं रहेगा। Now both of these categories seem to be dissatisfied with this approach of the teacher। ठीक है ना, अगर टीचर जो है वो एवरेज स्पीड से पढ़ाएगा तो उसके लिए जो एजुकेशनल बैकवर्ड बच्चे हैं और जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो दोनों डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज नो प्रॉपर चैनल फॉर द टीचर दैट ही मे ट्राई। लेकिन इसके अलावा भी और कोई रास्ता नहीं है, टीचर को एवरेज स्पीड से ही पढ़ाना पड़ेगा और जो एजुकेशनल बैकवर्ड बच्चे हैं उनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ठीक है ना, टू गो थ्रू सच चैनल्स ओनली नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन हेल्प हिम टू सम एक्सटेंट। अब जो हमने पॉइंट करा इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला हम कर रहे हैं, तो इस सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टीचर को ये समझना पड़ेगा कि उसकी क्लास में कितनी तरह के कितने बच्चे बैठे हैं, कितने एवरेज बच्चे हैं, कितने एजुकेशनली बैकवर्ड बच्चे हैं और कितने गिफ्टेड बच्चे हैं। वो सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग टीचर को पहले अच्छी तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। देखो, गुड एंड अपीलिंग पर्सनैलिटी इज द बेसिस फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग। अगर टीचर की पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है ना, तब उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिंग। तो टीचर की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए। जब मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं दोनों तरह की पर्सनैलिटी की बात करूंगा, इनर पर्सनैलिटी एंड आउटर पर्सनैलिटी। ठीक है, ये नहीं कि उसने टीचर ने अच्छे कपड़े डाल के आ गया तो उसकी टीचिंग भी इफेक्टिव हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं है। इनर पर्सनैलिटी एंड आउटर पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिंग होनी चाहिए, तभी उसकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी। ही मस्ट क्रिएट एन इंप्रेशन और पुट अ स्टैम्प ऑन हिज स्टूडेंट्स कीपिंग एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन हिज डीड्स एंड एक्शंस। अब टीचर जो है वो कैसे एक अच्छा इंप्रेशन बच्चों के ऊपर छोड़ सकता है, उसके जो डीड्स हैं, उसके जो काम हैं, ठीक है, जो वो बोलता है और जो वो करता है उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स लर्न सो मेनी थिंग्स
इनडायरेक्टली फ्रॉम द टीचर। स्टूडेंट्स बच्चों से स्टूडेंट जो हैं वो टीचर से बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो टीचर को इमिटेट करते हैं। इट इज सच दैट टीचर इज सेड टू बी द बेस्ट मोटिवेटर फॉर द स्टूडेंट। ही फॉर्म्स एन आइडल फॉर हिज students. Students imitate his each and every part of his behavior gladly. बच्चे जो हैं वो टीचर का each and every part, मतलब टीचर के बोलने का तरीका, टीचर के पढ़ने का तरीका, टीचर क्या पढ़ता है, टीचर कैसे चलता है, वो सब चीजें बच्चे जो हैं वो कॉपी करते हैं, अगर टीचर ने अपने पर्सनैलिटी से, इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी से बच्चों के ऊपर इम्प्रेशन छोड़ा है। सो इट इज ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर हाउ ही क्रिएट्स एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो ये टीचर की पर्सनैलिटी है जो बच्चों पे छाप छोड़ती है और बच्चे उसकी तरह, टीचर की तरह अच्छा बनना चाहते हैं। फॉर दिस ही हैज टू बी वेरी much cautious in his behavior and has to exhibit all those traits through his personality that are welcomed most of the societal members। तो टीचर को क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से बनानी है जो कि ज्यादातर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। पर्सनैलिटी शुड बी व्यूड एज द इंटायर क्वालिटेटिव ऑफ अ पर्सन और एज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट। ये कैसे देखी जाएगी, क्वालिटेटिव क्या है उसका, और इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी देखी जाएगी। जितने भी सारे ट्रेट्स हैं वो सारे मिला के ही उस टीचर की पर्सनैलिटी देखी जाएगी। टीचर शुड कीप इन हिज माइंड दैट पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय एन इंटरवोमेन with the social environment and culture is the ground from which personality emerges। देखो क्या है, माइंड जो है वो पर्सनैलिटी बना रहा है। टीचर शुड कीप इन हिज माइंड दैट पर्सनैलिटी इज shaped by and interwoven with the social environment। अब जो पर्सनैलिटी है वो कैसे बन रही है, सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर। जिस माहौल में टीचर रह रहा है, सोशल एनवायरनमेंट में, कल्चरल एनवायरनमेंट में, है ना, उसकी अकॉर्डिंगली ही जो टीचर की पर्सनैलिटी है वो बनती है। टू शेप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी ही शुड ऑलवेज बियर इन माइंड दैट पर्सनैलिटी which is just a bundle of ideas, attitude and intelligence depends on a good deal on the people with whom the individual constantly associates। अब बच्चों की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, पहले बात करी हमने कि टीचर को वो इमिटेट कर सकते हैं, टीचर को देखते हैं, जैसा टीचर करता है वैसे ही बच्चे भी बनना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये है ना। अब टीचर ने भी ये देखना है कि जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, बंडल ऑफ आइडियाज है, एटीट्यूड है, इंटेलिजेंस है। और पर्सनैलिटी बनी कैसे, जब जो बच्चा है वो इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली एसोसिएट किसके साथ है, कैसे बच्चों के साथ है, उसकी कंपनी कैसी है, उससे जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो बनती है। अगर बच्चा अच्छे लोगों को फॉलो करता है, उनकी कंपनी में रहता है, तो बच्चा भी, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। इसके उलट अगर बच्चे गलत आइडल अपना चूज कर लेते हैं, गलत पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ रहते हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स में, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही डेवलप फिर होगा। बच्चे पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड, चलो सुन रहे हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो केयर टू फोस्टर इंडिविजुअलिटी, है ना, नो केयर टू फोस्टर इंडिविजुअलिटी। ये नेक्स्ट पॉइंट है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप द फुल ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑफ एवरी चाइल्ड इन स्कूल इन अकॉर्ड ऑलवेज विद द जनरल गुड ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन का क्या मेन एम है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जितनी भी उसके अंदर पोटेंशियलिटीज हैं उसको डेवलप करना है जो सोसाइटी के साथ मेल खाएंगे, इन अकॉर्ड ऑलवेज विद द जनरल गुड ऑफ द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी का फायदा हो सके। वो सारी कैपेबिलिटीज और डेवलपमेंट बच्चे की हमने करनी है। इट इज आल्सो टू डेवलप ईच इंडिविजुअल इनटू हैप्पी वेल कोऑर्डिनेटेड पर्सनैलिटी। देखो क्या लिखा, हैप्पी वेल कोऑर्डिनेटेड पर्सनैलिटी विद सोशली डिजायरेबल क्वालिटी। सोशली डिजायरेबल क्वालिटी मतलब वो क्वालिटी सारी डेवलप करनी है जो समाज में चाहिए रहने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। और बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की होनी चाहिए, हैप्पी पर्सनैलिटी और वेल कोऑर्डिनेटेड पर्सनैलिटी बच्चे की होनी चाहिए। इट इज टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स। इंडिविजुअलिटी फोस्टर करनी है ना हर एक बच्चे की, हमें हर बच्चे को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, उसकी डिग्निटी हमने रिस्पेक्ट करनी है इंडिविजुअलिटी की। तो गुड सिटीजन बनाना है हर बच्चा, who will have sense enough to judge of public affairs, selectivity enough to choose the right
ऑफिसर्स, सिलेक्टिविटी होनी चाहिए, इनफ टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी का डिसीजन हमने एक्सेप्ट करना है, ऑनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए जो बच्चा है, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी को हमने डेवलप करना है, ठीक है, जिससे कि जनरल वेलफेयर होना चाहिए रेदर देन हिज ओन एट द एक्सपेंस ऑफ द कम्युनिटी। उस बच्चे की वजह से जनरल वेलफेयर सोसाइटी का होना चाहिए, ना कि बच्चा अपना वेलफेयर करे एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। ऐसी हमने इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना है कि जो बच्चा हमेशा जो है वो समाज में अपना रोल सही तरीके से प्ले करे और समाज की भलाई के लिए हमेशा काम करता रहे। इट वुड बी नो exaggeration if we call traditional school as prison। अब इंडिविजुअलिटी को डेवलप करने के लिए इसने एक एग्जांपल दिया है कि जो ट्रेडिशनल स्कूल होते थे वो एक प्रिजन के हिसाब से हैं, प्यूपल्स जो हैं वो प्रिजनर्स हैं और जो टीचर है वो सुपरिटेंडेंट है उसका प्रिजन का, वेयर एवरीथिंग वाज टीचर सेंटर्ड, जहाँ पे सब कुछ टीचर सेंटर्ड होता था एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था, वेयर नो अटेंशन वाज पेड टुवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जहाँ पे पहले जो स्कूलों में साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करी जाती थी, सारा कुछ जो है वो टीचर सेंटर्ड था, टीचर को जैसा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगता था टीचर वैसे ही पढ़ाता था। The children in the schools were just like parrots in the cage, who were just like parrot in the cage, who were made to cram certain bits of disorganized, disconnected facts of knowledge। तो जो बच्चे हैं वो उस तोते की तरह हैं जो पिंजरे में बंद हैं और सर्टन बिट्स ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड डिसकनेक्टेड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, जो अलग अलग तरह की नॉलेज, अलग अलग तरह के जो एरियाज हैं उनकी जो डिसऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, उनको वो रट्टा मारते हैं, ठीक है, वो उन सब चीजों को क्रैम करते हैं, विच हैड नो वैल्यू इन देयर लेटर लाइफ। और इन सब चीजों की जो बच्चे ने रट्टा लगाया उसकी लेटर लाइफ, जो बच्चा 10वीं 12वीं करने के बाद जो उसकी लाइफ है, जो समाज में उसने अपनी लाइफ जीनी है, उसमें उसको कोई फायदा नहीं होता। बच्चे समझ आया ये वाला पॉइंट? Yes, sir. कौन सा पॉइंट किया हमने? No care to foster individuality. Very good, very good. Okay, lack of personal contact between teacher and taught, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये हमने जब कहा था कि पर्सनल रैपर टीचर ने डेवलप करनी है बच्चों के साथ, तो वो यही है कि पर्सनल कांटेक्ट टीचर का बच्चों के साथ होना चाहिए। द साइज ऑफ द क्लास इन अवर स्कूल इज टू लार्ज। अपने जो स्कूल्स हैं उनमें क्लासेस का साइज इतना बड़ा होता है, 50-50 बच्चे बैठे हैं, 60-60 बच्चे बैठे हैं, कि जो टीचर है वो उतना ज़्यादा अच्छा कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट बच्चों के साथ नहीं रख सकता। हर बच्चे को समझना टीचर के लिए बड़ा मुश्किल है बड़ी क्लासों में। देयरफॉर टीचर कैन नॉट लुक टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स हैबिट्स। अब टीचर क्लास में ज्यादा बच्चे हैं तो अब टीचर हर बच्चे की हैबिट्स के बारे में जानकारी लेनी बड़ी मुश्किल है। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनल ट्रेट्स, नीड्स, पोटेंशियलिटीज, हर बच्चे के बारे में जानना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है टीचर के लिए। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द क्लासेस हैज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड पर्सनल कांटेक्ट। अब जैसे जैसे साइज ऑफ द क्लास बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे जो कांटेक्ट है वो कम होता जाएगा। थस द ट्रेनिंग ऑफ द कैरेक्टर, इनकलकेशन ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन हैज बीन सीरियसली अंडर माइंड। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब पर्सनल कांटेक्ट है नहीं, टीचर हर बच्चे को अच्छी तरह से जानता नहीं है, तो अब क्या हुआ, पर्सनल कांटेक्ट ना होने की वजह से जो करेक्टर फॉर्मेशन बच्चे की होती थी, डिसिप्लिन जो मेंटेन क्लासरूम में किया जाता था या डिसिप्लिन जो बच्चे में डेवलप किया जाता था, वो अब नहीं हो पा रहा। टीचिंग इन अवर स्कूल हैड एन एम ऑफ इम्पार्टिंग ओनली फैक्चुअल नॉलेज। अब हम जो सिलेबस है वही कराते हैं, जो फैक्चुअल नॉलेज है वही कराते हैं, through certain exercises in which the teacher was an expounder, drill master and disciplinarian, and the child a passive recipient of verbal and visual expression। अब टीचर का, क्योंकि टीचर पे पढ़ाने के अलावा और बहुत सारा बर्डन है, तो अब टीचर का काम क्या है, उसने कुछ फैक्चुअल नॉलेज देनी है, अपना सिलेबस खत्म कराना है, ड्रिल मास्टर है टीचर, और उसने डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है बस, और बच्चा जो है वो पैसिव रेसिपिएंट है। टीचर आएगा क्लासरूम में बोल के चला जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्बल एंड विजुअल इंप्रेशंस, लेकिन बड़ी क्लास है उसमें से कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आती है।
It was assumed that the natural inclination of the child was against such subject matter. The intermediary factors which was used to bridge the gap between the teacher and taught was discipline. Discipline है an external force that made the child to memorize that subject matter. अब देखो अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन्ड है तो जो बच्चा जो करा रहा है वो बच्चा पढ़ेगा. ब्रिज द गैप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट. सिर्फ एक डिसिप्लिन ही है जो एक गैप को कम करता है, क्योंकि अगर क्लासरूम में डिसिप्लिन है तो बच्चा और जो टीचर है दोनों वो अपना अपना काम ठीक तरह से कर सकेंगे. There was nothing that could cater the intellectual, emotional and physical growth of the child. ठीक है, the child could not develop into anything but a suppressed personally in the absence of proper rapport between the teacher and the taught. देखो अगर ये इसने बोला कि जब तक टीचर और टॉट का रिलेशन अच्छा नहीं होगा तब तक उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ठीक तरह से डेवलप नहीं होगी, सप्रेस्ड रहेगी. टीचर बच्चे को अच्छी तरह से समझता ही नहीं है तो उसको डेवलप क्या करेगा. जब टीचर को ये पता ही नहीं है क्लास में कि किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या किस चीज की कमी है तो टीचर उसको डेवलप करने की कोशिश कैसे करेगा जब तक उसका अपना पर्सनल एफर्ट उसका साथ नहीं है. नो एम्फेसाइज ऑन को-करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The purpose of the traditional school was to import certain fragments of isolated knowledge. ये हमने अभी पहले बात करी है कि fragmented और isolated knowledge प्रोवाइड करी जाती है डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स की. और उसके अलावा सब्जेक्ट्स के अलावा जो कई टीचर्स हैं वो बाकी सब एक्टिविटीज को ये समझते हैं कि वो सब एक्टिविटीज जो हैं वो सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं. ठीक है, उन पे वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते जो टीचर्स हैं. लेकिन वो जो एक्टिविटीज हैं जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कह रहे हैं वो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. द स्कूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन ऑफ द होल इंडिविजुअल. इस फिजिकल भी करनी है डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी करनी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी करनी है, मॉरल डेवलपमेंट भी करनी है और सोशल डेवलपमेंट भी करनी है. To realize this aim, the importance of introducing certain activities having relation to different subjects of curriculum become clear and hence named as co-curricular activities. तो ये all-round development की जब हमने बात करी अलग अलग aspects और dimensions को develop करना है बच्चे में, जब हम ये करना है तो उसके लिए हमें curriculum के साथ साथ syllabus के साथ साथ co-curricular activities भी हमें करवानी पड़ेंगी. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने इसके बारे में कहा द स्कूल हैज टू फॉर्मुलेट अ स्कीम ऑफ हॉबीज, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोजेक्ट्स दैट विल अपील टू एंड ड्रा आउट द पावर्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरिंग टेम्परामेंट्स एंड एप्टीट्यूड्स. तभी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ने ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि अलग अलग तरह की हॉबीज, ऑक्यूपेशन और प्रोजेक्ट्स बच्चे में हमने बच्चे को देने हैं जिससे कि बच्चे के अंदर जो एप्टीट्यूड्स हैं, जो एबिलिटीज हैं वो डेवलप हो सकें. The co-curricular activities satisfy the needs of young people, promote meaningful learning and develop them into good citizens. जब बच्चा इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी जो लर्निंग है वो भी अच्छी होगी और बच्चा जो है वो एक अच्छा सिटीजन बनेगा. नैरो करिकुलम अप्रोच है, इसके अंदर आएगा कि प्रीवियसली जो एजुकेशन है इंडिया में वो फॉरेन पैट्रोनेज के अंदर रही, सो इट वाज डाइवोर्स फ्रॉम अवर कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. उसमें ये सब कम पढ़ाया जाता था. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन राइट्स द करिकुलम एज फॉर्मुलेटेड एंड एज प्रेजेंटेड थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग डज नॉट गिव द स्टूडेंट्स इनसाइट इनटू एवरी डे वर्ल्ड इन विच दे आर लिविंग. तो जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वो सेपरेट है जो बच्चे ने आगे अपनी लाइफ में जाके डील करना है उससे. When they pass out of the school, they feel ill-adjusted and cannot take their place confidently and competently in the community. और जब वो पास होके स्कूल या कॉलेज पास होके जब बच्चा समाज में जाता है तो वहां पे अपने आप को ill-adjusted महसूस करता है. उसने पढ़ा कुछ और होता है लेकिन प्रैक्टिकली समाज में रहने के लिए या जॉब लेने के लिए कुछ और चाहिए उसको. The education given in our schools is purely of academic nature. यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे स्कूल्स में इंफॉर्मेशन दी जाती है, नॉलेज दी जाती है वो ज्यादातर एकेडमिक नॉलेज की होती है, थ्योरेटिकल ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल कम होती है. इट कुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी
only, whereas the non-cognitive aspect was also was altogether ignored. इससे क्या है, एकेडमिक नेचर से क्या हो रहा है कि सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है. कॉग्निटिव मींस मेंटली बच्चे की डेवलपमेंट होती है, और बाकी जो सारे नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं जो हमने पहले बात करी, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ठीक है, वो सब जो हैं उनको ऑल टुगेदर वो उनको इग्नोर किया जाता है. The Secondary Education Commission observed that education given in our schools is narrow and one-sided. Narrow है, one-sided है, and fails to train the whole personality of the students. वही बात मैंने करी कि theoretical है, practical aspect पे ध्यान नहीं दिया जाता, और ये जो है एकेडमिक ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कॉग्निटिव पे, नॉन कॉग्निटिव पे कम ध्यान दिया जाता है. ओवरऑल डेवलपमेंट पे बच्चे की ध्यान नहीं दिया जा रहा. फॉर मेनी डिकेड्स इट हैज प्रोवाइडेड ओनली एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस. The non-cognitive aspect of his personality, the practical aptitudes, his emotions, his states were largely ignored. यही हमने अभी पहले बात करी. बच्चे समझ आया है तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Next is reinforcement. Reinforcement strengthens the association between stimulus and response. इन्वायरमेंट में क्या स्टिमुलस है, उसको देख के बच्चा क्या रिस्पॉन्स करता है. हाँ ठीक है. रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन द एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. इन्वायरमेंट में जितने भी स्टिमुलस प्रेजेंट हैं उनको देख के बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड करता है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. दिस इज कॉमनली नोन एज रिवार्ड एंड पनिशमेंट. अगर बच्चे ने स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्ड ठीक किया, डिजायरेबल मैनर में किया, तब हम उसको रिवार्ड देंगे. अगर अनडिजायरेबल उसका बिहेवियर है या रिस्पॉन्स है तब हम उसको पनिशमेंट देंगे. फॉर एग्जाम्पल, प्रेज डन बाय द टीचर फॉर अ स्टूडेंट इज पॉजिटिव रीइंफोर्सर. अगर टीचर किसी बच्चे की प्रेज करता है, जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, तब वो क्या है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर है. वेयर एज पनिशमेंट इज नेगेटिव रीइंफोर्सर. जब बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बच्चा एक ही बात को बार बार कहने के बावजूद भी बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है, तब हमें पनिशमेंट भी एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी कभी यूज करना पड़ता है. इट इंक्रीजेस लर्निंग एंड डेजिग्नेटेड एज अ लॉ ऑफ इफेक्ट बाय थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने इसको रिवार्ड एंड पनिशमेंट को लॉ ऑफ इफेक्ट का नाम दिया है. नॉर्मली टीचर्स जो हैं हमें पॉजिटिव रीइंफोर्सर ही यूज करना है. हम नेगेटिव रीइंफोर्सर या पनिशमेंट जो है, स्पेसिफिकली जो फिजिकल पनिशमेंट है, हम वो यूज नहीं करते. टाइम टेबल. टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की लर्निंग में. ड्यू केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल फ्रेमिंग द टाइम टेबल फॉर द लर्नर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम टेबल इज प्रिपेयर्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर नॉट मेड फॉर द टाइम टेबल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम टेबल बनाया गया वो बच्चों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चे टाइम टेबल के लिए हैं. टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल एंड वेरियस मैगजीन्स एंड प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड. टाइम टेबल जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जितने भी हमारे जो एजुकेशन साइकोलॉजी के मैगजीन्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो सब हमने ध्यान में रखना है. जैसे फटीग है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमने टाइम टेबल को बनाना है. जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि दो मुश्किल सब्जेक्ट्स के अंदर के बीच में एक इजी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा थका हुआ है तब बच्चे का मन पढ़ाई में फिर नहीं लगेगा. ठीक है. इसी तरह से हमने बात करी थी कि जो हमारे खेलने वाले पीरियड है, स्पोर्ट्स के गेम्स के पीरियड है, वो हम सुबह नहीं रखते हैं, थोड़ा लेट रखते हैं, ताकि जो सुबह ही अगर बच्चा खेल गया तो वो थक जाएगा और फिर बाद में आके क्लास में वो काम नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं दे पाएगा. थैंक यू. बच्चे समझ आ गया सब कुछ? कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में? पूछ लो. Yes, sir. कुछ पूछना है तो पूछ लो. Yes, sir. कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो. No, sir. गुड. चलो बस फिर हम इतना ही करेंगे. ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे.
Thank you, sir. चलो ओके Thank you, बच्चे, sir. ओके बच्चे, Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके।